एक गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। हाल ही में उसकी शादी गोपाल नाम के एक लड़के से हुई। वैसे तो गोपाल एक अच्छा लड़का था, लेकिन वहीं सीमा की सास और ननद का स्वभाव अच्छा नहीं था। सीमा की सास और उसकी ननद पूजा दोनों बहुत चटोरी थीं। वो दिन भर बाहर से चाट समोसे मंगाकर खाया करती थीं। उनके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो घर का अनाज बेचकर चाट समोसे मंगाती और खाती। माँ देख, गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। गरम गरम समोसे खाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अरे माँ, वो रसोई घर में थोड़ा गेहूं निकाल कर बेच दिया, उसी से लाई हूँ। अरे माँ जी, आज फिर से आप लोगों ने समोसे मंगा लिए। थोड़ी सी शर्म कीजिए माँ जी, ये तो अभी बच्ची है, लेकिन आप तो समझदार है ना। घर का अनाज बेच बेच कर आप लोग समोसे मंगा मंगा कर खाते हो। किसी दिन अगर अनाज खत्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? देख माँ, कैसे जुबान लड़ा रही है भाभी। वही देख रही हूँ बेटी। अरे चिल्ला तो ऐसे रही है जैसे खुद खेती करती हो। ये जमीन मेरी है, मेरे बेटे ने फसल उगाई है, इस पर मेरा पूरा हक है। मैं चाहूँ तो उसको बेचूं, फेंकूं, तुझे इससे क्या? सीमा गुस्से में वहाँ से कमरे में चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही गोपाल वहाँ आता है। वो देखता है कि कमरे में सीमा उदास बैठी थी। क्या हुआ सीमा, उदास क्यों बैठी हो? सुनिए, आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है? आपकी माँ और बहन बहुत चटोरी हो गई हैं। हर दूसरे तीसरे दिन बाजार से सामान मंगाकर खाती हैं। यदि मैं पैसे ना दूं तो अनाज बेच बेच कर सामान लाती हैं। जाकर जरा रसोई में देखिए, गेहूं ले जा रही हैं बेचने के लिए। ओहो, मैं और कितना समझाऊं उनको, समझ ही नहीं आता। तुम चिंता मत करो, आज मैं पक्का करके ही आऊंगा। ये रोज रोज का कलेश मुझसे और नहीं देखा जाता। माँ, ये सब क्या चल रहा है? आप लोग रोज घर से अनाज ले जाकर बेच रहे हो, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, तो अब तेरी पत्नी ने तुझे सिखा पढ़ा कर भेजा है? इसमें सिखाने पढ़ाने वाली बात कौन सी है? ये तो मुझे भी दिख रहा है आप लोग गलत कर रहे हो। घर का सारा अनाज बेचकर इसके बदले चाट समोसे खा रहे हो। अभी अनाज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? आप लोग तो चाट समोसे खा लोगे, हम क्या खाएंगे? बहुत हो गया माँ, अब से ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? आज तू मेरे खिलाफ हो गया है। ठीक है, बीवी आने के बाद तेरे रंग देख लिए मैंने। एक बात याद रख, ये घर मेरा है, मेरा। मैं और मेरी बेटी जो मन में आएगा वो करेंगे, समझा? माँ, अगर ऐसी बात है तो अब हमें अलग कर दो। आप दोनों माँ बेटी एक साथ रहो, मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाता हूँ। क्या मतलब? तू बंटवारे के लिए कह रहा है? हमसे अलग होकर रहेगा अब? आप जो समझो, घर का, सामान का, राशन का, अब सबके 2 हिस्से होंगे। माँ, बोल दो बंटवारे का। बंटवारे के बाद हम दोनों आराम से रहेंगे, जो मन आएगा वो खाएंगे। रोज रोज की किचकिच तो नहीं होगी। तू सही कह रही है। ठीक है बेटा, अब तू यही चाहता है तो यही होगा। अब इस घर के साथ साथ इस घर का सामान भी 2 हिस्सों में बटेगा, और हम अपने घर में क्या करेंगे और क्या नहीं, उससे तुझे कोई लेना देना नहीं होगा। सास ननद दोनों बंटवारे के लिए मान जाती हैं। इसके बाद घर के साथ सामान, राशन सबको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा गोपाल और उसकी सीमा के पास होता है, दूसरा हिस्सा माँ बेटी के पास। दोनों घर के एक एक हिस्से में रहने लगते हैं। एक तरफ सीमा अपने हिस्से में आए अनाज को अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी और अच्छे से अपना घर चला रही थी। वहीं दूसरी ओर सीमा की सास और उसकी ननद रोजाना घर का अनाज बेचकर बाहर से कुछ खाने को लाते और खाते। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है! कचौरियों में तो मजा ही आ गया। हाँ माँ, कचौरियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन मैंने सुना है इसकी जलेबियाँ भी बहुत स्वादिष्ट है। कल एक झोला चावल निकाल के दे देना,
मैं जलेबियाँ लाऊंगी। क्यों नहीं? अच्छा हुआ ये लोग अपने आप अलग हो गए। पहले तो छुप छुप कर मंगा के खाते थे, अब तो खुलेआम मंगा के खूब खाएंगे। हम पर किसी का जोर नहीं है। हाँ माँ, अरे जरा बगल में तो देखो, खिचड़ी बन रही है गरीबों के घर। बेटी, जिनके नसीब में जो होगा वही तो खाएंगे। इनके नसीब में खिचड़ी है, खिचड़ी। ले तू तो कचौरी खा। खिचड़ी ही सही, कम से कम हम अपना अनाज बेच तो नहीं रहे। अरे देख लेंगे कौन हाथ फैलाएगा। छोड़ो ना माँ, क्यों गरीबों के मुंह लगती हो? कचौरी का स्वाद खराब हो जाएगा। दोनों माँ बेटी मिलकर सीमा और गोपाल का खूब मजाक उड़ाती हैं। वो रोज अनाज बेचकर बाहर से समोसा पकवान मंगाती और खाती। धीरे धीरे कुछ दिन मजे से बीत जाने के बाद दोनों माँ बेटी के घर का अनाज खत्म होने लगा, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। वो दोनों सीमा और गोपाल को चिढ़ाने के लिए रोजाना कुछ न कुछ बाजार से मंगाती और खाती। एक दिन ऐसा आ गया कि दोनों ने देखा कि अब उनके हिस्से का सारा अनाज खत्म हो चुका है। दोनों ये देखकर परेशान हो गए। माँ, रसोई घर का तो सारा अनाज खत्म हो गया, अब क्या करें? अरे बेटा, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जा किसी से कुछ मांग ला, वरना आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। भैया से मांग लो क्या? अरे नहीं, अगर उनसे मांगेंगे तो हमारी नाक ही कट जाएगी। एक काम कर, पड़ोस में कौशल्या के घर जा और खाने को ले आ। एक बात का ध्यान रखना, तेरे भाई और उस भाभी को पता न चले इस बात का। ठीक है माँ। पूजा पड़ोस के घर से कुछ खाने के लिए मांगने जाती है, लेकिन वहाँ से उसे कुछ नहीं मिलता। वो निराश होकर वापस आ जाती है। अब दोनों माँ बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो जाकर गोपाल से भी मदद नहीं मांग सकती थी। दोनों माँ बेटी भूखे पेट घर में सोई रहती हैं। दिन ढलता है, रात होती है। अब दोनों को बहुत कड़ाके की भूख लगती है। तभी उन्हें सीमा के घर के कोने से कुकर की सीटी की आवाज सुनाई देती है। माँ, भाभी कुछ खाने को बना रही है, जाके मांग लो क्या? अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ, मैं तो कहती हूँ कि भैया से मदद मांग लेते हैं। गोपाल और सीमा अपने घर में खाना बनाकर खा रहे होते हैं। तभी दोनों माँ बेटी उदास मन लिए गोपाल के पास पहुँचती हैं। बेटा, हमारी एक मदद कर दे। घर का सारा अनाज खत्म हो गया, सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ खाने को दे दे। माँ जी, आप तो बहुत रईस थी, रोजाना कुछ न कुछ बाहर से मंगा कर खाती थी। अब क्या हुआ? सारी रईसी चली गई ना। हमारे घर में तो खिचड़ी बनी है, लेकिन आप जैसे रईस लोग खिचड़ी कहाँ खा पाएंगे। बहू, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आई थी, अब लेकिन हम सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं। हमारी गलती थी, हम चटोरे हो गए थे। घर का सारा अनाज बेचकर बाहर की चीजें मंगा कर खाते थे। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती समझ आ चुकी है। माँ, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को आपकी भूल समझ आई। मैंने बंटवारा इसलिए किया था कि आपको इस अनाज की कीमत पता चले। आज आप लोग भूखे हो तो इसकी कीमत पता चल रही है ना। सीमा, माँ और पूजा के लिए खाना निकाल दो। तू सही था बेटा, गलती हमारी थी, हमें माफ कर दे बेटा, हमें माफ कर दे। अब माँ बेटी दोनों को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। गोपाल और सीमा ने दोनों को माफ कर दिया और घर का बंटवारा भी खत्म कर दिया। दोनों माँ बेटी को अनाज की सही कीमत समझ आ चुकी थी। अब वो कभी भी अनाज बेचकर बाहर का सामान नहीं मंगाती। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने 4 जवान बेटों के साथ रहता था। वो बूढ़ा किसान खेती बाड़ी करके अपना और अपने 4 बेटों का पेट पालता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने के कारण अब वो अपने काम पर नहीं जा पाता था। उसके 4 बेटे जवान थे, पर 4 बेटे आलसी कामचोर थे। वो कभी कोई काम नहीं करते थे। वो हमेशा यहाँ वहाँ बेमतलब की बातें करते रहते। वो अपने पिता के काम में कोई मदद नहीं करते। बूढ़ा किसान अपने बेटों की इन आदतों से काफी परेशान रहता।
एक दिन बूढ़ा किसान मर मर के अपने खेत में खेती कर रहा होता है। तभी वहाँ गांव का मुखिया आता है। अरे प्रकाश भाई, इस भरी गर्मी में क्यों तुम अपना खून सुखा रहे हो? जाओ घर पर आराम करो। अरे भाई साहब, हमारे जीवन में कहाँ ही आराम लिखा हुआ है। यही सीजन है, अगर मर जी कर कुछ काम कर लिया तो पूरा साल आराम में गुजरेगा। अरे भाई, आपके घर में 4-4 जवान लड़के हैं, आप उनसे ये काम क्यों नहीं कराते? आपकी उम्र अब आराम करने की है, काम करने की नहीं। यही दुख है भैया, मेरे लड़के जवान तो हो गए हैं लेकिन मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बने। वो चारों एक काम तक नहीं करते। मैंने तो अपना जीवन जैसे तैसे करके गुजार लिया। मुझे उनकी चिंता होती है कि मेरे बिना वो क्या करेंगे, कैसे अपना पेट भरेंगे। आप चिंता न करें भाई, समय आने पर सब अपनी जिम्मेदारियां समझ जाते हैं। भरी दोपहरी में खेती करके आने के बाद बूढ़ा किसान बुरी तरह से बीमार खाट पर पड़ जाता है। अब उसके शरीर में जान नहीं रहती। बूढ़ा किसान समझ जाता है कि अब उसका अंतिम दिन आ चुका है। वो अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाता है। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? बेटा, आज मुझे तुम चारों को एक राज की बात बतानी है। राज की बात? कैसी राज की बात पिताजी? मैंने अपने खेत में एक खजाना छुपा कर रखा है। मेरे मरने के बाद तुम लोग वहां खजाना जाकर निकाल लेना और आपस में बराबर बराबर बांट लेना। ये बात बोलते ही वो बूढ़ा अपने प्राण त्याग देता है। उसके चारों बेटे अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चारों बेटे एक साथ बैठकर पिता के बताए गुप्त धन के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। रामू भैया, पिताजी ने गुप्त धन के बारे में हमें बता तो दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो गुप्त धन किस खेत में छिपाया है। अब हम इसका कैसे पता लगाएंगे? देख भाई, हम 4 भाई हैं। एक काम करते हैं, हम चारों जाकर अलग अलग खेतों में खुदाई करके देखते हैं, किसी न किसी में तो गुप्त धन मिलेगा। ये आपने सही बोला भाई, चलो फिर काम पे लग जाते हैं। वो चारों बेटे मिलकर बारी बारी अपने सभी खेत खोद डालते हैं, लेकिन खूब मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। वो लोग परेशान हो जाते हैं। हार कर वो चारों अपने पिता के दोस्त के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। मुखिया चाचा, क्या पिताजी ने आपको खेतों का कोई राज बताया है? अगर बताया है तो हमें भी बता दीजिए। खेत में खजाना छिपा है, ऐसा पिताजी ने तो हमें कहा था। जब हम खेत को खोदे तो हमें कुछ भी नहीं मिला। आप ही बताओ, अब हम क्या करें? अच्छा, तो बेटा तुम लोग अब एक काम करो, अगर तुमने खेत खोद दिया है तो थोड़ी और मेहनत करके उसमें कुछ बो दो। अभी बरसात का मौसम है, ऐसा करने से कुछ तो मिल जाएगा। वो चारों आलसी लड़के मुखिया चाचा की बातों में आ जाते हैं और खेत में जाकर कुछ न कुछ बो देते हैं। उस महीने बरसात अच्छी होती है। बरसात के कारण फसल भी बहुत अच्छी होती है। ये सब देखकर वो चारों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो चारों लड़के अनाज को बाजार में बेच आते हैं, जिससे उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। ये देखकर चारों बच्चे बड़े खुश होते हैं और वो बड़ी प्रसन्नता से अपने घर आते हैं। उसी समय उनकी मुलाकात मुखिया चाचा से होती है। बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी की बात बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने जो खजाना कहा था वो यही खजाना था। उन्होंने कोई खजाना छुपा के नहीं रखा था। वो चाहते थे कि तुम्हें इस खजाने के बारे में पता चले, और खजाना यही था। तुम खेतों में खेती करो और खेती से निकलने वाले अनाज से तुम अपनी कमाई करो, यही असली खजाना होता है। मुखिया चाचा की ये बातें सुन चारों लड़के सब समझ जाते हैं। अब वो चारों अपने खेत में खूब मेहनत करते हैं और खेतों में उगाए अनाज को बेचकर अपना गुजारा करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आलसियों की तरह बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत से कमाया धन ही असली खजाना होता है।